हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाह रही हूँ जो है जिसका मतलब होता है संगठन ढांचा। संगठन ढांचा का मतलब होता है कि वह एक विशेष संरचना है जिसका निर्माण संगठन प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू द आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, यानी कि organizational structure refers to the specific pattern of relationship which is created during the organizing process। तो हम ये कह सकते हैं, अब यहाँ पे ये बात उठता है, क्या सभी संस्थाओं का संगठन ढांचा एक जैसा हो सकता है? तो ये हम कह सकते हैं नहीं, क्योंकि सभी संस्था का कार्य जो होता है और उसकी प्रकृति जो होती है, उसका आकार जो होता है वो अलग अलग होता है। इसलिए संस्था की इन विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस संगठन का ढांचा या डिज़ाइन या प्रारूप निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक संस्था को एक बार निर्धारित जो संगठनात्मक ढांचा होता है उसमें परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि संगठन जो होता है वो यह रूप है जो कि संगठन ढांचा एक ऐसा प्रमाणित या कह सकते हैं स्टैंडर्डाइज्ड डिज़ाइन नहीं है और ये आसानी से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, समय और परिस्थिति के अनुसार किया जा सकता है। इस तरह से अलग अलग जो विद्वान हैं वो इसके बारे में अलग अलग ढंग से इसको परिभाषित करते हैं। जैसा कि हार्ले कहते हैं, हार्ले का कहना है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स आर पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप एमंग द वेरियस पोजीशन इन ए फर्म एंड एमंग द वेरियस पीपल ऑक्यूपाइंग द पोजीशंस। यानी कि कह सकते हैं संगठन ढांचा एक संस्था के विभिन्न पदों और उन पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों के बीच संबंधों का स्वरूप होता है। उसी तरह से WH विलियम का भी कहना है, उनका कहना है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डील्स विद द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट इन एन एंटरप्राइजेस। यानी कि संगठन ढांचा एक किसी भी उपक्रम की सभी संगठनात्मक व्यवस्था को व्यवहारित करता है। इस तरह से कह सकते हैं कि संगठन का ये परिभाषा है, या हम कह सकते हैं कि संगठन ढांचा का मतलब होता है एक संस्था के विभिन्न पदों को निश्चित किया जाता है और उनके बीच कार्य संबंधों की व्याख्या की जाती है और उनके प्रक्रिया के अधिकार और कर्तव्यों को विभिन्न पदों के बीच वितरित किया जाता है या फिर बांटा जाता है। इस तरह से संगठन ढांचा का जो प्रारूप होता है या स्वरूप जो होता है वो अलग अलग होता है, जिसमें एक स्वरूप के बारे में भी हम बात करने जा रहे हैं जो कि ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं कार्यात्मक ढांचा। कार्यात्मक ढांचा का मतलब होता है संस्था में काम करने वाले सभी व्यक्तियों को कुछ कार्य दे दिए जाते हैं और कार्य के निष्पादन के लिए कह सकते हैं आवश्यक अधिकार भी उनको दिए जाते हैं। इस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों का जो अधिकार और दायित्व किस प्रकार होगा ये प्रत्येक संस्था की उनके कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। विभिन्न संस्थाओं में कार्य की प्रकृति में अंतर होता है या कह सकते हैं अलग अलग होता है, अतः कार्य की प्रकृति अलग होने के कारण अधिकार और दायित्व भी अलग अलग ढंग के हो सकते हैं। तो फंक्शनल में जनरली वही होता है। फंक्शनल का मतलब होता है इट रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर एक्टिविटीज परफॉर्म बाय इट। यानी कि कह सकते हैं कि इसका मतलब पूरी संस्था को उसके द्वारा की जाने वाली मुख्य क्रियाओं के आधार पर बांटा जाता है या विभाजित किया जाता है। संगठन ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि पूरी संस्था को उसके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को और कार्यों के आधार पर बांटना। और संगठन ढांचा की यह सबसे सरल और कह सकते हैं सबसे प्रचलित पद्धति है जिसमें क्या किया जाता है कि सभी क्रियाओं को अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है और उन्हें विभाग कहते हैं। सभी विभाग कहते हैं। और एक निर्माणी संस्था की सभी क्रियाओं को में जैसे होता है उत्पादन विभाग, मार्केटिंग विभाग, फाइनेंस विभाग तथा पर्सनल विभाग को विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक विभाग को फिर सब डिवीज़न कर दिया जाता है, यानी कह सकते हैं उप विभाग में विस्थापित कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मार्केटिंग विभाग है तो उसमें परचेज हो गया, एडवर्टीज़मेंट हो गया, मार्केटिंग रिसर्च हो गया,
इस तरह से उसमें उप विभाग बांट दिए जाते हैं। तो फंक्शनल विभाग में कह सकते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर में जनरली इस तरह से कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है या बांट दिया जाता है। इसी तरह से इसके हम जैसे एक स्ट्रक्चर के आधार पे आप इसको ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। जैसा देखते हैं, सबसे ऊपर इसमें शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर के बाद उसमें जैसे कार्य का जो बंटवारा किया जाता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे जो होते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, जिसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहते हैं। वो अपने काम को डिफरेंट विभाग में बांट देते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल विभाग। इस तरह से हम और थोड़ा सा नीचे जाएंगे, जो कि सब डिवीज़न कर दिया जाता है, जहाँ पे सब डिवीज़न की बात होती है, जिसमें सेल्स डिपार्टमेंट आ जाता है। अगर मार्केटिंग विभाग है तो उसमें एडवर्टीजमेंट भी आ गया, मार्केटिंग रिसर्च भी आ गया। इस तरह से देखते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में कार्य को उप विभाग में कर दिया जाता है। इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। हम कह सकते हैं कि ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे फ़ायदा होते हैं। पहला है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी कि कंपनी को मुख्य क्रियाओं के आधार पर अनेक विभागों में जो बांट दिया जाता है, प्रत्येक विभाग का कार्य जो होता है एक विशेषज्ञ प्रबंधक की देखरेख में होता है, इसलिए इसमें कम समय में अधिक से अधिक अच्छा काम किया जा सकता है, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। दूसरा है कोऑर्डिनेशन की स्थापना, या कह सकते हैं समन्वय की स्थापना। सभी विभाग काम करने में सभी व्यक्तियों को एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं या समन्वय स्थापित करके कार्य को आसानी से करते हैं। फिर है मैनेजरियल एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड, कह सकते हैं कि क्योंकि एक ही काम को बार बार करते रहने से प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि होती है। इस तरह से इसका भी लाभ इसमें मिल पाता है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग इन फैसिलिटी, यानी प्रशिक्षण की सुविधा। इसमें क्या कहते हैं, प्रशिक्षण की सहायता से इसके अंतर्गत कर्मचारियों का सीमित कौशल पर भी ध्यान दिया जाता है और उनके वित्त विभाग में भी जैसे उनके मुद्दों को संबंधित करके उनको ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है। फिर कह सकते हैं इक्वल वेट टू ऑल फंक्शंस, यह निश्चित किया जाता है कि सभी कार्य और क्रियाओं में समान महत्व दिया जाए। लेकिन फिर हम देखते हैं इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, या कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस में जैसा कि है कि इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या होता है कि सभी विभागीय अध्यक्ष जो होते हैं अपनी इच्छा अनुसार काम करते हैं। वे हमेशा क्या कहते हैं कि विभागीय उद्देश्यों पर ही महत्व देते हैं और संगठनात्मक उद्देश्य की हानि होती है, जिसका मतलब वही है कि वो अपने साख को बनाने के लिए क्वालिटी का माल तैयार कर सकता है, लेकिन तथ्यों को अनदेखा करते हुए वो उतना ध्यान नहीं देते हैं। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, यानी कि सभी विभागीय अध्यक्ष अपनी मनमानी से काम करते हैं, जिसमें क्या होता है कि सभी विभाग के अंतर्गत समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर विभाग समन्वय कठिन हो जाता है। सभी एक दूसरे को कोऑर्डिनेट अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हितों में टकराव। प्रत्येक विभाग जो होता है उसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रमुख होता है, इसलिए उसमें एक अहम को संतुष्ट करने के लिए वो अधिक संसाधनों की मांग करते हैं, जिससे उनके बीच एक कॉन्फ्लिक्ट की भावना आती है, या कह सकते हैं हितों में एक संघर्ष होता है। फिर है हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट। सभी पद्धति जो होती है कर्मचारियों के पूर्ण विश्वास में बाधक बनती है। इसके अंतर्गत क्या होता है, कर्मचारी कुछ जॉब में एक छोटे से विभाग के विशेषज्ञ बन पाते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर काम को ही करते रहते हैं, जिससे वो पर्टिकुलर जॉब के ही एक स्पेशलिस्ट हो जाते हैं और उनका क्या होता है कि उनका दूसरे डेवलपमेंट में, या कह सकते हैं दूसरे उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं रह पाता है। ओके, ये इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट डे फिर हम लोग दूसरे इसके फंक्शनल की बात करेंगे। थैंक यू।